जब भी हम भारत की आज़ादी की पहली लड़ाई की बात करते हैं ना तो जहन में सीधा 1857 आता है। हाँ, 1857 मंगल पांडे यही नाम आते हैं। बिल्कुल। लेकिन क्या हो अगर हम कहें कि इस चिंगारी से भी मतलब लगभग 80 साल पहले 80 साल? हाँ, 80 साल पहले बिहार और झारखंड के जंगलों में एक ऐसी ज्वाला भड़की थी जिसने सीधे ब्रिटिश साम्राज्य की नींव को चुनौती दी थी। और ये चुनौती किसी राजा या क्या कहते हैं, नवाब ने नहीं दी थी। ये एक आदिवासी नौजवान की तरफ से आई थी। तो आज हमारे पास जो स्रोत हैं वो हमें एक ऐसे ही नायक की कहानी बताते हैं जिन्हें भारत का आदि विद्रोही भी कहा जाता है। आज हम जिस कहानी की परतों को खोलने जा रहे हैं वो सिर्फ एक विद्रोह की कहानी नहीं है। ये जल, जंगल, जमीन पर हक की लड़ाई है और आदिवासी अस्मिता के उस पहले संगठित संघर्ष की है जिसे इतिहास की किताबों ने मतलब लंबे समय तक नजरअंदाज किया। तो चलिए समझते हैं कि कौन थे तिलका मांझी और 18वीं सदी के उस दौर में ऐसा क्या हो रहा था जिसने उन्हें हथियार उठाने पर मजबूर कर दिया। उनका जन्म हुआ था 11 फरवरी 1750 को सुल्तानगंज के पास तिलकपुर गांव में, एक संथाल परिवार में। अच्छा। उनके पिता का नाम था सुंदरा मुर्मू, लेकिन जो उनका असली नाम था वो था जाबरा पहाड़िया। तिलका मांझी तो उन्हें बाद में मिली एक पहचान है। ये तो काफी दिलचस्प है। तो तिलका और मांझी, इन नामों का मतलब क्या है? पहाड़िया भाषा में तिलका का मतलब होता है गुस्सैल और लाल आंखों वाला व्यक्ति। ओ, तो ये उनके विद्रोही स्वभाव को दिखाता है। बिल्कुल, अन्याय के खिलाफ उनके गुस्से को। और मांझी एक पदवी है जिसका मतलब है ग्राम प्रधान। तो ये नाम उनके नेतृत्व और उनके तेवर दोनों को एक साथ दिखाता है। यानी नाम में ही पूरी कहानी छिपी है। हाँ, और ये कहानी उस दौर में आकार ले रही थी जब भारत का नक्शा तेजी से बदल रहा था। 1757 में प्लासी की लड़ाई और फिर 1764 में बक्सर। हाँ, और बक्सर की लड़ाई के बाद तो मुगल साम्राज्य कमजोर पड़ चुका था और ईस्ट इंडिया कंपनी सिर्फ एक व्यापारिक ताकत नहीं रही, वो एक राजनीतिक शक्ति बन गई थी। बिल्कुल। बक्सर के बाद कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी अधिकार मिल गए। दीवानी अधिकार मतलब टैक्स वसूलने का अधिकार? हाँ, सुनने में ये एक साधारण प्रशासनिक शब्द लगता है, लेकिन असल में ये शोषण का एक लाइसेंस था। और यहीं से आदिवासियों के जीवन में वो भूचाल आया जिसकी हम आज बात कर रहे हैं। तो मतलब जमीन के मालिक तो वो लोग थे जो हजारों सालों से वहां रहते आए थे। बिल्कुल। लेकिन अब एक बाहरी कंपनी आके उनसे उनकी जमीन का किराया मांग रही थी। इसका असर क्या हुआ? असर तो बहुत ही भयानक हुआ। कंपनी ने जमींदारों और महाजनों के साथ मिलकर शोषण का एक ऐसा जाल बुना जिसे जंगल महल के नाम से जाना जाता था। लगान की दरें आसमान छू रही थी। और आदिवासी तो जंगल को अपनी माँ समझते थे। हाँ, और अब उन्हें उनके ही जल, जंगल, जमीन के अधिकारों से बेदखल किया जाने लगा था। ये उनके लिए सिर्फ कोई आर्थिक हमला नहीं था, ये उनकी संस्कृति और उनकी आत्मा पर हमला था। और इसी बीच 1770 में बंगाल का वो विनाशकारी अकाल पड़ा। हमारे सामने जो स्केचें हैं वो दिल दहला देने वाले हैं। कंकाल जैसे दिखते भूखे लोग हैं, जमीन पर पड़े हुए हैं और पास में एक अंग्रेजी किला है जहां शायद अनाज के गोदाम भरे पड़े थे। ये इतिहास के सबसे भयानक अकालों में से एक था। कहते हैं कि लगभग 1 करोड़ लोग मारे गए थे। 1 करोड़? हाँ, जो उस समय की आबादी का लगभग 1/3 हिस्सा था। लेकिन इस त्रासदी के बीच भी कंपनी की क्रूरता देखिए, वो कम नहीं हुई। वो उतनी ही बेरहमी से लगान वसूलते रहे। और शायद यही वो पल था जब तिलका मांझी के सब्र का बांध टूट गया। बिल्कुल, ये अमानवीयता ही विद्रोह की सबसे बड़ी वजह बनी। और यहीं पर वो एक नायक के रूप में उभरे। उन्होंने कंपनी का खजाना लूटा। हाँ, और सारा धन गरीबों और भूखों में बांट दिया। ये कोई साधारण डकैती नहीं थी ना? बिल्कुल, ये एक राजनीतिक बयान था। बहुत बड़ा बयान था। ये एक ऐलान था कि अगर शासक अपनी प्रजा का पेट नहीं भर सकता तो प्रजा अपना हक छीन लेगी। ये अंग्रेजी सत्ता को सीधी चुनौती थी। कंपनी के खिलाफ इतना बड़ा संगठन कैसे खड़ा कर सकता है? यहीं पर उनकी जो संगठन क्षमता है वो दिखती है। उन्होंने संचार का एक ऐसा तरीका निकाला जो बेहद सरल था लेकिन उतना ही प्रभावी। वो क्या था? वो साल के पत्तों पर संदेश भेजकर अलग-अलग गांव तक अपनी बात पहुंचाते थे। साल के पत्ते मतलब ये तो अपने आप में एक गुरिल्ला तकनीक है ना? कोई सोच भी नहीं सकता कि एक साधारण से पत्ते के जरिए एक पूरी क्रांति को संगठित किया जा रहा है। वो पत्ता सिर्फ एक पत्ता नहीं था, वो क्रांति का प्रतीक बन गया था। और उसे देखकर लोग समझ जाते थे कि तिलका ने बुलाया है। बिल्कुल। उन्होंने भागलपुर के पास वंशरी जौर को अपना मुख्यालय बनाया और वहां गुप्त सभाएं की
और उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी संथाल और पहाड़िया जनजातियों को एकजुट करना, जिनकी आपस में अक्सर बनती नहीं थी। हाँ बिल्कुल। उन्होंने जाति पाति से ऊपर उठकर एक मजबूत संगठन बनाया जो सिर्फ अपने हक के लिए लड़ रहा था। और उनकी लड़ने की रणनीति, यहाँ एक तस्वीर में आदिवासी पारंपरिक तीर कमान से अंग्रेज सैनिकों पर हमला करते दिख रहे हैं जो बंदूकों से लैस हैं। तो तिलका मांझी ने इसी को अपनी ताकत बनाया। उन्होंने गुरिल्ला युद्ध, या जिसे हम छापामार युद्ध कहते हैं, हाँ, छापामार युद्ध, वो पद्धति अपनाई। वो जानते थे कि वो सीधी लड़ाई में बंदूकों का सामना नहीं कर सकते। तो उन्होंने भूगोल को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाया। एकदम सही कहा। वो जंगलों और पहाड़ों के चप्पे चप्पे से वाकिफ थे। उनकी रणनीति थी मारो और छिप जाओ। अच्छा। उनके हथियार थे पारंपरिक तीर कमान, गुलेल, कुल्हाड़ी, लेकिन उनका सबसे घातक हथियार था अचानक हमला करने की उनकी क्षमता। वो रात के अंधेरे में हमला करते और दिन में जंगलों में ऐसे गायब हो जाते जैसे कभी थे ही नहीं। और ये संघर्ष कितने समय तक चला? ये 1770 से शुरू होकर लगभग एक दशक तक चलता रहा। कैप्टन ब्रुक और जेम्स ब्राउन जैसे कई बड़े अंग्रेज अधिकारी वो अपनी पूरी ताकत लगाकर भी इस विद्रोह को दबा नहीं पाए। एक दशक तक लगातार संघर्ष, ये दिखाता है कि ये कोई छोटा मोटा विद्रोह तो बिल्कुल नहीं था। नहीं, ये एक पूरी लड़ाई थी। और फिर आई 13 जनवरी 1784 की वो तारीख जिसने इस संघर्ष को एक नए मोड़ पर पहुंचा दिया। हाँ बिल्कुल। एक तस्वीर है जिसमें तिलका मांझी ताड़ के पेड़ पर चढ़े हुए हैं और घोड़े पर सवार एक अंग्रेज अफसर पर तीर चला रहे हैं। वो अफसर था ऑगस्टस क्लीवलैंड, भागलपुर का कलेक्टर। क्लीवलैंड एक बहुत ही चालाक और क्रूर प्रशासक था। उसने फूट डालो और राज करो की नीति अपनाकर आदिवासियों को बांटने की बहुत कोशिश की थी। और तिलका के तीर से उसकी मौत हो गई। हाँ, जहरीले तीर से। और ये सिर्फ एक अधिकारी की हत्या नहीं थी, ये ब्रिटिश साम्राज्य की सत्ता पर सीधा प्रहार था। इस एक घटना ने लंदन तक बैठे कंपनी के अधिकारियों को हिलाकर रख दिया था। एक कलेक्टर की हत्या, ये तो सीधी सीधी बगावत का ऐलान था। अंग्रेजों के लिए ये एक बहुत बड़ा झटका रहा होगा। वो बौखला गए। उन्होंने इसका जवाब कैसे दिया? विद्रोह की आग और तेजी से फैली। भागलपुर, सुल्तानगंज, मुंगेर तक तिलका का प्रभाव बढ़ गया था। तो अंग्रेजों ने इसे कुचलने के लिए अपने सबसे अनुभवी जनरलों में से एक सर आयरकूट, उसके नेतृत्व में एक विशाल सेना भेजी। और इसके बाद दमन का वो दौर शुरू हुआ होगा। हाँ, एक बहुत ही क्रूर दौर जिसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। किस तरह का दमन? उन्होंने तिलकपुर के जंगलों की घेराबंदी कर दी, मतलब अंदर किसी भी तरह का खाना पानी ना जा सके। रसद की आपूर्ति पूरी तरह से रोक दी गई। हाँ, गांव को जलाया जाने लगा, लोगों को डराया गया, लालच दिया गया, लेकिन भूखमरी और क्रूरता के बावजूद आदिवासियों ने महीनों तक कड़ा प्रतिरोध किया। कहते हैं कि वो घास और पत्ते खाकर जिंदा रहे पर झुके नहीं। ये अविश्वसनीय है। इतनी मजबूत रणनीति और इतने साहस के बावजूद ये विद्रोह आखिर में दबा दिया गया। तो अंग्रेजों की सैन्य ताकत के अलावा क्या कोई और वजह थी? विद्रोह को ताकत से नहीं बल्कि धोखे से तोड़ा गया। अच्छा। इतिहास में अक्सर ऐसा ही होता है ना? 1785 में जौरा नाम के एक पहाड़िया सरदार ने गद्दारी की और उसने अंग्रेजों को तिलका के ठिकाने की सूचना दे दी। हाँ, और फिर रात के अंधेरे में उन पर अचानक हमला हुआ। उस लड़ाई में उनके कई साथी शहीद हो गए और तिलका मांझी को पकड़ लिया गया। इसके बाद जो हुआ वो अंग्रेजों की क्रूरता की इंतहा थी। हाँ, वो आदिवासियों के मन में हमेशा के लिए खौफ पैदा करना चाहते थे। वो एक मिसाल कायम करना चाहते थे। उन्होंने क्या किया? तिलका मांझी को 4 घोड़ों के पीछे रस्सियों से बांधकर सुल्तानगंज से भागलपुर तक, मतलब लगभग 40 किलोमीटर तक घसीटा गया। ये तो अमानवीय है। कहा जाता है कि उनका पूरा शरीर खून से लथपथ था, लेकिन उनकी आंखों में डर नहीं था, सिर्फ विद्रोह की आग थी। और 13 जनवरी 1785 को भागलपुर के एक चौक पर हजारों लोगों की भीड़ के सामने उन्हें एक विशाल बरगद के पेड़ से फांसी दे दी गई। हाँ, ठीक उसी दिन जिस दिन 1 साल पहले उन्होंने क्लीवलैंड को मारा था। तो अंग्रेज तारीखों के इस प्रतीकात्मक खेल से एक संदेश देना चाहते थे। बिल्कुल। कहते हैं कि उन्होंने हंसते हंसते फंदे को चूमा और अमर हो गए। वो सिर्फ 35 साल के थे। थोड़ा रुककर, सिर्फ 35 साल? ये सोचना भी मुश्किल है कि इतनी कम उम्र में उन्होंने एक साम्राज्य को हिला के रख दिया था। तो इस सब का क्या मतलब है? हम तिलका मांझी के इस बलिदान को ऐतिहासिक नजरिए से कैसे देखें? और यही हमें इतिहास को दोबारा देखने की जरूरत है। 1857 की क्रांति की अपनी बहुत अहमियत है, इसमें कोई शक नहीं। हाँ। लेकिन वो मूल रूप से एक सैनिक विद्रोह थी
जिसमें बाद में रजवाड़े और किसान शामिल हुए। जबकि तिलका का संघर्ष एक जन विद्रोह था। बिल्कुल, जो जमीन से उठा था। ये अपने अस्तित्व, अपने संसाधनों और अपनी संस्कृति को बचाने की लड़ाई थी। इसलिए तिलका मांझी को आदि विद्रोही कहना बिल्कुल सही है। वो पहले थे। तो क्या उनकी शहादत व्यर्थ गई? क्या उस विद्रोह का कोई दूरगामी असर हुआ? उनकी शहादत बिल्कुल व्यर्थ नहीं गई। उन्होंने जो चिंगारी जलाई थी वो कभी बुझी नहीं। वो आने वाले कई आदिवासी आंदोलनों के लिए प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत बन गए। अच्छा। उनकी कहानियां, उनके गीत संथाल परगना में गाए जाने लगे। वो एक प्रतीक बन चुके थे इस बात का कि अंग्रेजों को हराया जा सकता है। तो ये प्रेरणा किस रूप में थी? मतलब क्या लोग तिलका का नाम लेकर लड़ाई में उतरते थे? बिल्कुल। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है 1855 का संथाल हूल विद्रोह। हूल मतलब? हूल का मतलब ही होता है क्रांति या विद्रोह। सिद्धू और कानू मुर्मू जो उस विद्रोह के नायक थे, उन्होंने तिलका की ही विरासत को आगे बढ़ाया था। अच्छा। उनके सामने तिलका का ही उदाहरण था कि कैसे जंगलों को अपना हथियार बनाना है, कैसे दीकू यानी बाहरी लोगों के शोषण के खिलाफ एकजुट होना है। और क्या ये विरासत सिर्फ संथाल विद्रोह तक ही सीमित रही? नहीं, ये आगे भी बढ़ी। 19वीं सदी के अंत में बिरसा मुंडा का उलगुलान यानी महान विद्रोह, हाँ, उलगुलान, वो भी उसे दिक्कू मुक्त झारखंड की विचारधारा पर आधारित था। बिरसा मुंडा भी जल, जंगल, जमीन और आदिवासी अस्मिता की ही बात कर रहे थे। तो एक तरह से तिलका मांझी को इन सभी आदिवासी आंदोलनों का पितामह माना जा सकता है। उन्होंने वो रास्ता दिखाया जिस पर बाद में कई पीढ़ियां चली। बिल्कुल। तो आज उनकी विरासत किस तरह जिंदा है? क्या लोग उन्हें आज भी याद करते हैं? आज उन्हें याद करने और उनका सम्मान करने की एक नई लहर है। झारखंड और बिहार में उन्हें विशेष सम्मान दिया जाता है। जैसे? भागलपुर विश्वविद्यालय का नाम तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय है। अच्छा। भागलपुर में जिस जगह उन्हें फांसी दी गई थी उसे अब तिलका मांझी चौक कहते हैं और वहां उनकी एक भव्य प्रतिमा है। दुमका में भी उनकी प्रतिमा है। वो आदिवासी गौरव दिवस के एक बड़े प्रतीक हैं। तो ये इतिहास को फिर से लिखने और उन नायकों को उनका सही स्थान देने की एक कोशिश है। हाँ, जिन्हें भुला दिया गया था। और यही बात सोचने वाली है ना कि 1857 के नायकों के बारे में हमें इतनी बारीकियां पता हैं, लेकिन उनसे 80 साल पहले इतनी बड़ी लड़ाई लड़ने वाले के बारे में जानकारी ढूंढनी पड़ती है। यही इतिहास की प्रकृति है। इतिहास अक्सर विजेता लिखते हैं और अंग्रेजों के लिए तिलका मांझी एक डाकू और बागी से ज्यादा कुछ नहीं थे। उनकी कहानी को मुख्य धारा में आने में बहुत समय लगा। तो उनकी कहानी हमें ये भी बताती है कि इतिहास सिर्फ तारीख और घटनाओं का लेखा जोखा नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये इस बात पर भी निर्भर करता है कि कहानी सुना कौन रहा है। तो तिलका मांझी सिर्फ एक विद्रोही नहीं थे, वो एक रणनीतिकार थे, एक बेहतरीन संगठनकर्ता थे और जल, जंगल, जमीन के हक के लिए लड़ने वाले पहले योद्धाओं में से एक थे। हाँ, और उनकी कहानी ये भी साबित करती है कि आजादी का संघर्ष 1857 से बहुत पहले भारत के जंगलों और पहाड़ों में शुरू हो चुका था। और ये एक महत्वपूर्ण सवाल भी उठाता है जो हमें सोचना चाहिए कि तिलका मांझी जैसे कितने नायक हैं जिनकी कहानियां मुख्य धारा के इतिहास के किताबों में उस तरह दर्ज नहीं है जिस तरह होनी चाहिए थी। उनकी विरासत हमें यह सोचने में मजबूर करती है कि हम अपने इतिहास को कैसे देखते हैं, किसे अपना नायक मानते हैं और हम किसे याद रखना चुनते हैं। शायद भारत का असली इतिहास अभी भी इन जंगलों, पहाड़ों और लोकगीतों में खोजे जाने का इंतजार कर रहा है।